फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम अपने केमिस्ट्री के चैप्टर 1 का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जैसे कि क्लास 9 में हम लोगों ने जाना था भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में हमने पढ़ा था कि किसी वस्तु के निर्वाशा परिवर्तन जिसके द्वारा कि कोई नए पदार्थ का जब निर्माण नहीं होता है, यानी कि वो अगर जिस रूप में है उसको बदल के अगर दूसरे रूप में बदला गया है, पुनः उसको फिर उसके अपने पहले वाले रूप में वापस किया जा सकता है। तो इस तरह के परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन में हम लोगों ने जाना था। और अगर वैसा कोई पदार्थ बने, किसी पदार्थ के परिवर्तन के बाद कि किसी नए पदार्थ का निर्माण हो और पुनः उसको अपने पुराने पदार्थ में परिवर्तित न किया जा सके, तो इस तरह के परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आप हमेशा अपने चारों तरफ देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे उदाहरण निरंतर होते रहते हैं जो कि रासायनिक प्रतिक्रियाओं का उदाहरण है। जैसे कि आप देखें, दूध से दही का जमना, भोजन का बनना, आटा का गूंथना। जैसे कि आप दूध से दही को जमा दे तो क्या दही को फिर से आप दूध में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं ना। तो ये एक तरह से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। उसके अलावा जब आप भोजन बनाते हैं तो जो भोजन में जो भोज्य पदार्थ है उसको आप जब बना देते हैं तो फिर से पुनः उसको वापस उन्हीं पदार्थों में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो ये इस तरह का जो परिवर्तन होता है ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। बहुत सारा इस तरह रोजमर्रा की जिंदगी में हम बहुत सारे उदाहरण को डेली देखते हैं। जैसे कि आप लोहे में जंग का लगना, भोजन का पकाया जाना, हमारे शरीर में भोजन का पचना, सांस लेना, ये सभी परिस्थितियां जो हैं जिसमें प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। तो इस तरह के परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब बात यह है कि रासायनिक परिवर्तन होता कैसे है। तो रासायनिक परिवर्तन होने के लिए रासायनिक अभिक्रिया का होना जरूरी है। अब रासायनिक अभिक्रिया जो होता है इसको हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो इसके लिए हम एक उदाहरण से इसको समझने का कोशिश करते हैं। हम ऐसा करते हैं कि हम एक मैग्नीशियम का फीता लेते हैं, मैग्नीशियम का रिबन लेते हैं, उसको रेग माल से रगड़कर मैग्नीशियम के ऊपरी परत को रगड़कर रब करके उसको हम जलाते हैं। जलाने का मतलब वायु की उपस्थिति में जलाते हैं। हम जानते हैं कि वायु में तो ऑक्सीजन उपस्थित है, तो किसी वस्तु को जलने के लिए ऑक्सीजन सहायक होता है, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम के फीते का हम दहन करते हैं, यानी कि उसको हम जलाते हैं। जलाने के पश्चात हम क्या देखते हैं कि वो जलकर एक श्वेत रंग का यानी व्हाइट कलर का पाउडर जैसा पदार्थ हमको प्राप्त हो जाता है। अब ये जो व्हाइट कलर का जो पदार्थ है, ये पदार्थ का रूप और स्ट्रक्चर मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो रिबन था, जो फीता था, उससे बिल्कुल अलग है। यानी कि उसके आंतरिक रूप में एकदम कम्प्लीटली परिवर्तन हो चुका है और एक नए पदार्थ का निर्माण हो चुका है। तो इस तरह ये जो परिवर्तन है, एक नए पदार्थ का जो निर्माण है, ये इसको हम रासायनिक अभिक्रिया कर सकते हैं। यानी मैग्नीशियम का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना और एक नए पदार्थ यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करना, ये हो गया रासायनिक अभिक्रिया। अब हम ये कैसे जाने, अब रोजमर्रा की जिंदगी में तो बहुत सारी ऐसी प्रतिक्रियाएं निरंतर चल रही हैं, लेकिन हम कैसे जानेंगे कि रासायनिक प्रतिक्रिया कैसे हो रहा है, कौन कौन से चेंजेस के द्वारा हमको ये पता चलेगा। तो सबसे पहले जो चेंजेस एक रासायनिक प्रतिक्रिया में होनी चाहिए, सबसे पहले तो उनकी अवस्था में परिवर्तन होना चाहिए। अवस्था में परिवर्तन का मतलब वो ठोस से द्रव में कन्वर्ट हो रहा हो, या फिर गैस में कन्वर्ट हो रहा हो, या फिर गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो, मतलब उनकी अवस्था में किसी न किसी तरीके से अगर परिवर्तन हो तब। दूसरा क्या है, उनके रंग में परिवर्तन हो। जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम का फीता हमने जलाया तो जो पदार्थ हमें प्राप्त हुआ वो उजले रंग का पाउडर जैसा प्राप्त हुआ, तो ये भी उसके रंग में परिवर्तन दर्शा रहा है, यानी कि रंग में परिवर्तन हो। दूसरा, तो उसमें तीसरा, अगर गैस का निकास या उत्सर्जन हो, यानी कि जब ऐसा कोई प्रोसेस हो रहा हो जिससे के द्वारा की गैस निकल रहा हो, तो उसको हम रासायनिक प्रतिक्रिया का हुआ कहेंगे या रासायनिक अभिक्रिया का हुआ कहेंगे। फिर तीसरा, सबसे लास्ट जो है वो तापमान में परिवर्तन। मतलब ये सारे प्रेक्षण, ये चारों प्रेक्षण अगर किसी प्रतिक्रिया में मौजूद हो
किसी परिवर्तन में मौजूद हो तो इस प्रोसेस को हम रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक प्रतिक्रिया कहेंगे। तो अब इसके अनुसार हम अपने चारों तरफ नजर दोहराए तो निरंतर इस तरह की प्रक्रियाएं तो चलती ही रहती हैं, जो हमेशा होता रहता है रासायनिक प्रतिक्रिया हमारे चारों तरफ। अब जैसे देख लें, पहले ही बताया मैंने भोजन का, तो इस तरह हम अपनी डेली लाइफ में चारों तरफ नजर डालें तो बहुत सारी रासायनिक प्रतिक्रियाएं निरंतर हो रही हैं। उसको हम इन परिवर्तनों के द्वारा जान सकते हैं कि रासायनिक प्रतिक्रिया हो रहा है। से प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का बनना एक रासायनिक प्रतिक्रिया वो भी है, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करते हुए ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। और तो ग्लूकोज यानी ये इसमें अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, रंग में परिवर्तन हो रहा है, मतलब ये सारे परिवर्तन हो रहे हैं। कहने का मतलब कि एक रासायनिक प्रतिक्रिया हो रही है। अब बात ये है कि अब तो हम ये समझ रहे हैं कि रासायनिक प्रतिक्रिया क्या है, क्या क्या परिवर्तन होंगे किसी भी विधि में, किसी भी प्रोसेस में, तो उसको हम रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे। ये तो हमको समझ में आ रहा है। लेकिन अब इस रासायनिक परिवर्तन को हम शो कैसे करेंगे? जैसे पढ़ने के दौरान अगर कोई रासायनिक प्रतिक्रिया हो रहा है तो उसको हम लिखेंगे कैसे? तो इसका विधि क्या है कि जैसे अभी जो उदाहरण हम लोगों ने लिया कि मैग्नीशियम को जलाया ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी वायु की उपस्थिति में, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। यानी कि मैग्नीशियम को जलाया ऑक्सीजन के साथ यानी वायु की उपस्थिति में, तो हमको क्या परिणाम मिला? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। तो ये जो पूरा जो आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये जो हमारा जो विधि है, इसमें आप देखेंगे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। तो जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है, जो लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS में जो आपका लिखा रहा है, ये जो है ये अभिकारक कहलाता है। इसको हम अभिकारक करते हैं यानी रिएक्टेंट करते हैं। यानी ये जब रिएक्ट करते हैं तो एक प्रोडक्ट बनता है, एक उत्पाद बनता है, जिसको कि हम राइट हैंड साइड लिखते हैं। जो हमारा उत्पाद होता है रासायनिक समीकरण का, वो हमेशा राइट हैंड साइड लिखा जाता है। और उसको हम राइट हैंड साइड लिखने के पश्चात उसको हम ये प्रोडक्ट के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं। फिर जो हमारा अभिकारक लेफ्ट हैंड साइड वाला और उत्पाद राइट हैंड साइड वाला, इन दोनों को बीच में जोड़ने के लिए हम एक एरो मार्क लगाते हैं, एक एरो का यूज करते हैं, जो कि बताता है कि इससे इन दोनों के रिएक्शन यानी इन दोनों रिएक्टेंट यानी अभिकारक के वजह से हमें ये उत्पाद प्राप्त हुआ, ये प्रोडक्ट प्राप्त हुआ। तो ये एरो इस पूरे रिएक्शन को जोड़ता है। तो ये जो पूरा तरीका होता है, ये केमिकल रिएक्शन कहलाता है। अब देखिए रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक जितने पदार्थ उपयोग होते हैं उनके बीच प्लस मार्क का प्रयोग किया जाता है। यानी कि दो रिएक्टेंट को आपस में जोड़ने के लिए प्लस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है यानी जो उत्पाद प्राप्त होता है, जो कि राइट हैंड साइड लिखा जाता है, उसमें भी अगर एक से अधिक उत्पाद प्राप्त होंगे तो उसको प्लस चिन्ह से दर्शाया जाएगा। यानी कि ये उत्पाद प्लस ये उत्पाद प्राप्त हुआ। प्लस कहने का मतलब मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन कहने का मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड का उत्पाद दे रहा है। उसके बाद ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का जो पदार्थ है वो हमारा अभिकारक कहला गया, राइट हैंड साइड का उत्पाद कहला गया। इन और उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। और फिर अभिकारक को उत्पाद से कनेक्ट करने के लिए बीच में हम एरो डालेंगे। ये हो जाता है हमारा रासायनिक समीकरण। लेकिन अब बात यह है, क्या रासायनिक समीकरण ऐसे लिखा जाता है? तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख रहे हैं। लेकिन एक चीज आपको हम याद दिलाना चाहेंगे कि क्लास 9 में हम लोगों ने शेमोल पढ़ा था। शेमोल यानी संकेत। हमारा जो रसायन शास्त्र है उसमें जितने भी मटेरियल है सबका अपना कुछ न कुछ सिंबल है। उस सिंबल के द्वारा रसायन शास्त्र में उनको पढ़ना कहीं ज्यादा इजी होता है। तो
अब रासायनिक समीकरण को लिखने की जब बात आती है तो हम उन्हीं जो कंपाउंड हमको मिला, जो तत्व मिल रहा है और जो पदार्थ हम इस्तेमाल, उसके सिंबल को यानी इसको संकेत को लिखकर हम रासायनिक समीकरण को शो करते हैं, जो कि ज्यादा इजी होता है। अब सोचिए, अब अगर जितनी बार रिएक्शन है अगर उसका नाम लिखना पड़े तो कितना टफ चीज हो जाएगा, लेकिन अगर सिर्फ सिंबल लिखें तो ये बड़ी आसानी से इसको दर्शाया जा सकता है। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम का सिंबल अगर आप याद करें तो मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg। अब वो रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से, बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO। कितना आसान हो गया। तो ये होता है रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका। रासायनिक समीकरण को हम इस तरीके से लिखते हैं, यानी कोई भी जो अभिकारक है उसके सिंबल को लिखने का कोशिश करेंगे। अगर वो कंपाउंड है तो कंपाउंड के सूत्र को लिखने का कोशिश करेंगे। और इस तरह से जो यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि अब जैसे हमारा जो अभिकारक है, अभिकारक में एक मैग्नीशियम है और 2 ऑक्सीजन है। आप देख रहे हैं या फिर इसको ऐसे लिखे, मैग्नीशियम यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है। अब लेकिन अगर हम यहाँ पे उत्पाद में बात करें तो उत्पाद में जब बात करें तो मैग्नीशियम यहाँ पे हमको मिल रहा है 1 और ऑक्सीजन भी मिल रहा है 1। तो यहाँ पे आप एक चीज ध्यान दीजिए कि जो रिएक्टेंट अभिकारक है वो उत्पाद से भिन्न है। कैसे भिन्न है कि एक मैग्नीशियम मतलब एक मैग्नीशियम वाला उत्पाद तो दे रहा है, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या बदल गई, 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन मिल रहा है, आपका 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन हो गया। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो हमारा अभिकारक है वो उत्पाद के बराबर नहीं है, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दोनों के सेम नहीं है। तो इस तरह का जो केमिकल रिएक्शन होता है, जो कि जिसमें कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम नहीं होता है, उसको बस यूं ही लिख दिया जाता है जैसा जो रिएक्शन होता है उस हिसाब से। तो इस तरह के रिएक्शन को कंकाली समीकरण कहते हैं। इस तरह के रिएक्शन को कहते हैं कंकाली समीकरण। अब ये जो कंकाली समीकरण है इसको संतुलित करना जरूरी है। संतुलित करना क्यों जरूरी है, इसके लिए आप याद करिए अपने कक्षा 9 के सिद्धांत पढ़े गए सिद्धांतों को। उसमें आप लोगों ने एक सिद्धांत पढ़ा था, ये द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। जब कोई रासायनिक प्रतिक्रिया होती है तो जो द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत हम लोग थोड़ा सा फिर से मेमोराइज करें क्लास 9 के सिलेबस को। तो उसमें हम लोगों ने जाना था कि जो द्रव्यमान जो होता है उसका मतलब निर्माण होता है ना ह्रास होता है, सिर्फ उसके रूप में परिवर्तन होता है। तो जो रासायनिक परिवर्तन होता है या रासायनिक प्रतिक्रिया जो होती है तो उसमें जो अभिकारक का जो द्रव्यमान है वो रिएक्टेंट के द्रव्यमान के बराबर होता है। न तो उनका निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। तो अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान, यानी कि जो रिएक्टेंट है उसके तत्वों का जो टोटल मास है द्रव्यमान है वो उसके अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। तो इसीलिए केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी होता है। क्योंकि कंकाली इक्वेशन में हमने देखा कि रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम नहीं रह जाता है। तो इसको बैलेंस करने की आवश्यकता होती है, जिसको कि हम एक दूसरे केमिकल रिएक्शन से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि एक इक्वेशन हमने जिंक रिएक्ट करे H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड से H2SO4 और ये बनाएगा ZnHO4 प्लस H2 यानी हाइड्रोजन। अब इसको आप ऐसा लिख सकते हैं जैसा कि पहले मैंने बताया, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, यहाँ पे बना जिंक सल्फेट और ये बना हाइड्रोजन।
ये हमारा केमिकल रिएक्शन। तो इसके आधार पे हम समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या है, बैलेंसिंग क्यों जरूरी है, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब जैसे इस रिएक्शन में हम देखें तो एक तरफ जेडेन और यानी जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन कर रहा है। यहाँ पे 3 तरह के मतलब इसको जब हम विस्तार करेंगे तो इसको अगर हम विस्तार करके लिखें कि कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं और उसके कितने कितने मॉलिक्यूल मौजूद हैं, तो आप देखेंगे कि ये हम लिखें लेफ्ट हैंड साइड का जो भी हमारा अभिकारक है, ये राइट हैंड साइड का लिखें। तो राइट हैंड साइड में सबसे पहले हमारा जिंक है, एक एलिमेंट जिंक है, फिर एक एलिमेंट हाइड्रोजन है, फिर एक एलिमेंट सल्फर है और एक एलिमेंट ऑक्सीजन है। अब हम इसको तुलना करते हैं कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड में कितना है और राइट हैंड साइड में इसका संख्या क्या है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम देखते हैं तो जिंक का संख्या 1 है, राइट हैंड साइड में देखेंगे तो जिंक का संख्या 1 है, यानी दोनों तरफ बराबर है, तो ठीक है। फिर हम हाइड्रोजन का संख्या देखें तो हाइड्रोजन का संख्या यहाँ पे हम देखें तो 2 है, इसको हम लिखेंगे 2, राइट। इसको भी इधर भी देखें तो हाइड्रोजन का संख्या 2, वेरी गुड। ये भी हमारा लेफ्ट हैंड राइट के दोनों से ना, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत को ये फॉलो कर रहा है। अब देखिए हम सल्फर की संख्या, तो यहाँ पे देखिए सल्फर 1 है, इधर भी सल्फर 1 है, यानी लेफ्ट हैंड में 1 है तो लेफ्ट हैंड में 1 है, राइट हैंड में 1 है, ये हो गया सल्फर का संख्या। अब हम देखिए ऑक्सीजन की संख्या को, तो ऑक्सीजन का संख्या 4 है लेफ्ट हैंड में और 4 है राइट हैंड में। तो यहाँ पे हमको क्या समझ में आ रहा है, हमको क्या लग रहा है कि हम देख रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड में जो अभिकारक हम लोगों ने लिया, अभिकारक मॉलिक्यूल एलिमेंट जो लिए, वो राइट हैंड साइड में भी उतने ही मॉलिक्यूल, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड में है, वही राइट हैंड साइड में है। तो ये तरह से हम इस रिएक्शन को संतुलित रिएक्शन बोल सकते हैं, यानी कि ये जो हमारा जो रिएक्शन है इसको हम बैलेंस रिएक्शन बोलेंगे। ये हमारा बैलेंस्ड रिएक्शन कहलाएगा, यानी कि इसको हम लोग संतुलित समीकरण कहेंगे। इस तरह से आप समझ रहे हैं कि हम कैसे पहचान करेंगे कि कोई भी रिएक्शन बैलेंस इक्वेशन है या नहीं। उसकी हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के मॉलिक्यूल्स का तुलना करके देख लेंगे। जितने भी मॉलिक्यूल हमारे अभिकारक में मौजूद हैं उतने हमारे उत्पाद में भी होने चाहिए। अगर वो बराबर है तो इस तरह का इक्वेशन एक संतुलित इक्वेशन है। अब फिर हम यहाँ पे एक और दूसरा रिएक्शन लेके इसको समझते हैं। ये तो हमारा संतुलित रिएक्शन का उदाहरण हो गया था। एक दूसरा रिएक्शन लेते हैं हम आयरन Fe+H2O, इसको लेते हैं, हमको मिलता है फेरस ऑक्साइड यानी Fe3O4+H2। अब यहाँ पे हम देखते हैं, ध्यान करें, यहाँ पे हमारे राइट हैंड साइड में आयरन यानी Fe का मॉलिक्यूल 1 है, जबकि यहाँ पे 3 है, हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, वो तो सही है। ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है। तो क्या ये एक संतुलित समीकरण है? तो नहीं, ये एक संतुलित समीकरण नहीं है। अब हम इसको संतुलित करने की विधि को जानेंगे कि इस तरह के समीकरणों को किस तरह से संतुलित किया जाता है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहला फर्स्ट स्टेप होता है, स्टेप फर्स्ट बोल लीजिए इसको। स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको इनबॉक्स कर लें। जितना भी हमारा रिएक्टेंट है यानी कि विकारक है, प्रोडक्ट है, उसको इनबॉक्स कर लें। इनबॉक्स करते हुए इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे, यानी जो बॉक्स के अंदर है उसको हम एज इट इज रखेंगे, उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं लाएंगे। आप एक चीज जान लीजिए कि केमिकल बैलेंसिंग के दौरान हम जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को सेव करें तो हमारा जो कंपाउंड होता है उसके रासायनिक सूत्रों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। सिर्फ उसके एक्सटर्नली उसके साथ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम गुणनफल के रूप में हम ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके मौलिक
संरचना सूत्र में, मौलिक वैचारिक सूत्र में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं ला सकते। तो स्टेप फर्स्ट में हमने क्या किया कि जो हमारा रिएक्टेंट था, जो हमारा प्रोडक्ट था, उसको हमने अंडरलाइन कर दिया, मतलब उसको घेरे में ले आया। और स्टेप 2 में हमने क्या किया, स्टेप 2 हम लोगों ने लिया। स्टेप 2 में हमने क्या किया कि हम लोगों ने फिर हम अपना लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का एक कॉलम बनाया। और उसके बाद फिर हमारा जो भी यहाँ पे एलिमेंट हम लोगों ने जो रिएक्शन में इस्तेमाल किया है उसको लिखा। Fe, फिर हमारा हाइड्रोजन इस्तेमाल हुआ है, फिर ऑक्सीजन इस्तेमाल हुआ है। अब हम देखना शुरू करें तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में Fe का संख्या 1 है, जबकि राइट हैंड साइड में ये 3 है, राइट। फिर हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में 2 है और राइट हैंड साइड में भी ये 2 है, राइट। और ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, जबकि राइट हैंड साइड में 4 है। अब हम इसमें एक चीज जाने कि इसको हम कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे बैलेंस करें, उसका क्या तरीका होना चाहिए। तो स्टेप 3 में है क्या कि इसमें हम बैलेंसिंग वहां से स्टार्ट करेंगे इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा वैल्यू चल रहे हैं। यानी कि अगर रिएक्टेंट में तो उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा हो या प्रोडक्ट में उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा हो, तो यहाँ पर हम गौर करें तो जो हमारा ऑक्सीजन है इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा है, यानी कि 1/4 का अंतर आ रहा है। तो इसको हम सबसे पहले बैलेंस करें। तो स्टेप 3 में फिर हम क्या करेंगे, इसको मैं मिटाती हूँ। स्टेप 3 में फिर हम क्या करेंगे, तो अब चूंकि हम ऑक्सीजन से बैलेंसिंग का स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टेप 3 में सबसे पहले जो स्टार्टिंग में हमारा क्या था, प्रारंभ में क्या था, प्रारंभ में था ये H2O। H2O का कितना मॉलिक्यूल हमारे पास है, 1 मॉलिक्यूल है, यानी कि 1 × 4, राइट। अब है इसमें Fe3O4 में ऑक्सीजन है, यानी Fe3O4 में ऑक्सीजन है, राइट। Fe3O4 में ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि ऑक्सीजन कितना है, 4 है। Fe3O4 में ऑक्सीजन 4 है, H2O में ऑक्सीजन 1 है। तो अब हमको ऑक्सीजन को कहाँ ले जाना है, 4 मॉलिक्यूल तक पहुंचाना है, तो इसको हम × 4 कर सकते हैं। यानी H2O के साथ अगर हम × 4 कर दें तो हमारे नंबर ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो सेम हो जाएगा, यानी 4 मॉलिक्यूल हमारा लेफ्ट हैंड साइड में भी हो जाएगा, 4 मॉलिक्यूल हमारा राइट हैंड साइड में भी हो जाएगा। तो हम ऐसा करें, यहाँ पे 4 क्योंकि हमको ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल चेंज करना है। फिर सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, तो अब ये जो हमारा समीकरण ये आंशिक रूप से संतुलित हुआ। अब इसमें क्या है कि ऑक्सीजन का संख्या बराबर हो गया, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या बराबर होने के साथ हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन 4 × 8 हो गया और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। उसके अलावा अभी Fe हमारा 1 है, यहाँ पे Fe 3 है, यानी ये आंशिक रूप से संतुलित समीकरण हो गया। तो फिर स्टेप 4 हम इसके बाद फिर करते हैं। स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, चौथे चरण में हमारा क्या होगा, स्टेप 4 में हम क्या करेंगे कि अब जो इसमें हमारे पास 2 मॉलिक्यूल को बैलेंस करना है, या तो Fe को बैलेंस करें या हाइड्रोजन को बैलेंस करें। तो हम ऐसा करते हैं कि पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन शुरू करते हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु को बराबर करने के लिए दाईं और हाइड्रोजन संख्या का 4, जैसे कि अब यहाँ पे हम अभी यहाँ पे देखते हैं कि प्रारंभ में जो स्टार्टिंग में क्या है, प्रारंभ में है हमारा H2O, 4H2O है, राइट। क्योंकि अब तो भाई वहाँ हमारे पास 4H2O हो चुका है, इसको 4H2 कर चुके हैं, 4H2O है। और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में फिर हमारा हाइड्रोजन है वो H2, यानी कि कितना है, ये 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन है। अब है यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 4 × 8 मॉलिक्यूल है। इसको 8 करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन है हमारा 1 है, राइट। तो यहाँ पे 2 है, तो इसको 8 करने के लिए हम क्या करें, H2 को H2 जो है हाइड्रोजन जो है इसको 2 × 4 करेंगे। अब हम इसको 2 × 4 कर दें, यानी यहाँ पे हम 2 लगा दें, यहाँ पे 4 लगा दें, फिर हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा।
यानी कि हाइड्रोजन को 8 करने के लिए हम ऐसा करें कि यहाँ पे हम 4 लगा दें। यानी अब तो दो चीज हम लोग को बैलेंस समझ में आ रहा है। ऑक्सीजन 4 मॉलिक्यूल हो गया लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में भी। फिर हमारा जो हाइड्रोजन है 4 गुना 8 लेफ्ट हैंड साइड में भी, 4 गुना 8 राइट हैंड साइड में भी। अब रह गया तीसरा एलिमेंट जो हमारा आयरन, जो कि अभी हमको संतुलित नहीं दिखता, इधर 3 है इधर 1 है, इसको बैलेंस करना है। तो स्टेप 5 में हम क्या करें कि स्टेप 5 में हम आते हैं। स्टेप 5 में Fe को बैलेंस करना है। ये तो लेफ्ट हैंड साइड में हम Fe को लें और राइट हैंड साइड में हम Fe को लें, यानी आयरन को। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, 1 है, Fe जो है वो 1 है, राइट। और राइट हैंड साइड में Fe कितना है, Fe 3 है, यानी कि ये 3 है। इसको 3 करने के लिए 3 करें हम, तो अगर इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा Fe 3 हो जाएगा, यानी अगर हम 3 नहीं। अब आप गौर करें जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में, तो आप देखेंगे कि हमको एक संतुलित समीकरण मिल रहा है। यानी स्टेप 6 में हम ऐसा बोल सकते हैं कि 3Fe प्लस 4H2O इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस 4H2। दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये हमको संतुलित रासायनिक समीकरण मिल गया। इसको हम लोग बैलेंस यानी कि संतुलित समीकरण बोलते हैं। संतुलित समीकरण। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि एक केमिकल रिएक्शन क्या होता है, और उसको ये भी जाना कि उसको संतुलित करना क्यों आवश्यक है। केमिकल रिएक्शन बैलेंस हमेशा क्यों होना चाहिए, एक संतुलित हमेशा क्यों होना चाहिए। और इसके बाद 7वां जो स्टेप बचना है कि एक केमिकल रिएक्शन जब हो रहा है, एक रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, जिसमें हम अवस्था के परिवर्तन को शो नहीं कर रहे हैं। हमको इस इक्वेशन में कहीं लिख रहा है कि इसकी अवस्था में कोई परिवर्तन आ रहा है, तो रासायनिक समीकरण के साथ साथ उसके अवस्था के परिवर्तन को भी लिखना जरूरी है। उसके लिए अवस्था परिवर्तन को लिखने के लिए क्या होता है कि कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर ठोस के लिए आप समझे तो ठोस को रासायनिक समीकरण में S लिखते हैं। फिर तरल जो होता है, तरल के लिए L लिखते हैं। फिर उसके अलावा जो होता है नम यानी एक्वस, यानी नम के लिए हम एक्वस लिखते हैं। फिर उसके बाद आप जो गैस अवस्था जो होती है, गैस का जो अवस्था होता है, उसके लिए हम G लिखते हैं। इन सारे सिंबल्स का इस्तेमाल करके हम रासायनिक समीकरण में अवस्था को शो करते हैं। यानी कि आप जब हम ये जो हमारा इक्वेशन में हम लिख रहे हैं, इसको हम तभी कंप्लीट बोलेंगे जब इसमें हम इसकी अवस्था को शो करेंगे। यानी Fe सॉलिड होगा, H2 जो होगा गैस, यानी कि इस समीकरण में जो H2 है वो भाप के रूप में, यानी वाटर जो है गैस के रूप में लिया गया। Fe3O4 जो है वो सॉलिड के रूप में प्राप्त हुआ और H2 जो है वो गैस के रूप में प्राप्त हुआ। यानी कि जो हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अवस्थाओं को कंप्लीट लिखेंगे, ये पूरा हमारा कंप्लीट केमिकल इक्वेशन होगा, कंप्लीट रासायनिक प्रतिक्रिया होगी। इस तरह से और भी कुछ उदाहरण हम 2 उदाहरण हम और देख सकते हैं रासायनिक समीकरण का। जैसे कि इसको हम कैसे लिखेंगे, आप रासायनिक समीकरण के लिखने के विधि पे ध्यान दीजिए। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रूप में रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ, 2H2 के साथ, राइट। 2H2 को यानी गैस, दोनों गैसीय अवस्था में है। और इसके अलावा जो एक और विधि होता है कि एरो के साथ साथ सभी रासायनिक समीकरण का टेम्परेचर, उसके साथ उसमें उपयोग होने वाला उत्प्रेरक, यानी कि जो भी हम कैटलिस्ट यूज करेंगे रासायनिक समीकरण के प्रोसेस को बढ़ाने के लिए या उसको कम करने के लिए, वो भी लिखना जरूरी होता है उसके साथ साथ। तो उस तरह का जो इक्वेशन होता है वो ऐसे लिखा था। जैसे कि ये जो इक्वेशन मैं लिख रही हूँ, ये जो इक्वेशन है ये 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है। तो इसको हम लोग 340 एटम लिखेंगे। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो बनाएगा अल्कोहल यानी
CH3OH मिथाइल अल्कोहल, जो कि एक लिक्विड होता है। ठीक है, ये हो गया ये रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका। इसकी अवस्थाओं को लिखा, इसके मतलब इसका एक जो पार्टिकुलर विशिष्ट अवस्था है कि 340 एटमोस्फेयर पर ही होना है उसको लिखा, तो ये लिखना जरूरी होता है। उसके अलावा एक और उदाहरण, जैसे हमारा जो प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण में हमारा CO2 एक्वस हम लेते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान, और इसका रिएक्शन होता है वाटर के साथ, यानी 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ये जो होते हैं सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, यानी सनलाइट में सूर्य प्रकाश, क्योंकि इसको होने के लिए सूर्य प्रकाश का होना तो आवश्यक है। उसके अलावा क्या होना आवश्यक है? क्लोरोफिल का होना आवश्यक है। क्लोरोफिल इसकी उपस्थिति में ये क्या बनाएगा? C6H12O6 प्लस ये मिलेगा एक्वस, C6H12O6 ये मिलेगा एक्वस अवस्था में। फिर इसके साथ मिलेगा हमको 6O2, ये भी एक्वस मिलेगा। फिर मिलेगा 6H2O जो कि लिक्विड अवस्था में मिलेगा, यानी कि तरल अवस्था में। तो ये होता है पूरा समीकरण लिखने का तरीका, विधि। इसको हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। ओके, थैंक यू।